आफ्टर कोलिजन हमें पता है कंजर्वेशन लॉ से कि ये हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने यहाँ पर एनर्जी बिफोर कोलिजन का फॉर्मूला लगाया, वो कितना था, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। फिर लगाया आफ्टर कोलिजन एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर को क्या बोल रहे थे हम, कुछ मैंने कहा था, क्या था इस एनर्जी का नाम? हाँ बच्चों, रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी। और ये एम सी स्क्वायर इसकी टोटल एनर्जी थी जब ये मूव कर रहा था। दोनों को हमने इक्वेट करा, एक इक्वेशन वन आ गई। फिर हमने क्या लगाया, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स लगाए थे, किसके, वेलोसिटी के। तो एक में वेलोसिटी आई कितनी आपका, दैट मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में था, लेकिन आपका फोटोन एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा था। इस तरीके से कंपोनेंट कॉस थीटा के फॉर्म में आ गए आफ्टर कोलिजन। तो हमने क्या करा, फाई वाली टर्म्स को एक तरफ रखा और थीटा वाली टर्म्स को एक तरफ। तो थीटा वाली एम वी कॉस फाई इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने वाई एक्सिस के लिए भी ये चीज करी। अब क्या था वाई एक्सिस में, आपका वेलोसिटी एज वेल एज फोटोन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन दोनों के कंपोनेंट जीरो थे। और वाई एक्सिस के अलोंग भी हमने इनके कंपोनेंट देख लिए, और ये हमें यहाँ पर मिल गया एक्सप्रेशन एम वी सी साइन फाई इक्वल्स टू एच न्यू डैश साइन थीटा। इसके बाद मैंने जो इक्वेशन टू आई थी और इक्वेशन थ्री, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा। इससे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड से हमारी फाइव वाली टर्म्स एलिमिनेट हो गई जिसे हमें एलिमिनेट करना था। और राइट हैंड साइड में भी कुछ टर्म्स जो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की थी, वो कुछ टर्म्स हमारी कम हो गई। कम हो गई इन द सेंस कि वहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो गया। तो ओवरऑल जो इक्वेशन बनी हमारी स्क्वायर करके ऐड करने पर, वो इक्वेशन नंबर फोर आई। इसके बाद हमने क्या किया, जो इक्वेशन हमारी कौन सी थी, फर्स्ट जो आई थी टोटल एनर्जी वाली टर्म, उस टोटल एनर्जी वाली टर्म का हमने क्या करा, स्क्वायर। और उसके बाद इस टर्म में से किसको माइनस कर दिया, इक्वेशन नंबर फोर को। जो इक्वेशन फोर अभी हम लेकर आए थे। अब इससे क्या हुआ, कुछ टर्म्स को हमने रीअरेंज करा। ठीक, एच न्यू न्यू डैश वाली टर्म्स रीअरेंज हुई। एक दो टर्म्स कैंसिल आउट हुई, जिसमें एच न्यू एंड एच न्यू डैश वाली टर्म्स जो सिंगल में थी वो कट हो गई। अब जो ये एक्सप्रेशन बना, यहाँ पर हमने एक नया फॉर्मूला, नया कॉन्सेप्ट अप्लाई करा, जो अभी हमारे लिए नया है क्योंकि तुम लोगों ने रिलेटिविटी नहीं पढ़ी है। जब पढ़ लोगे तभी बहुत आसान है। उसमें हमने कहा कि जो इफेक्ट, जो रिलेटिव मास होता है किसी पार्टिकल का, वो एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एम स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने दोनों तरफ स्क्वायर करा, फिर हमने टर्म्स को रीअरेंज करा। तो जो इक्वेशन सिक्स थी उसके लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म हमने यहाँ पर बना दी, और इक्वल्स टू वो कितना आ गया, एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर फोर। और इसके बाद हमने इस वैल्यू को इक्वेशन सिक्स में दोबारा सब्स्टिट्यूट करा। तो दोनों तरफ से एम नॉट सी टू दी पावर फोर स्क्वायर कट गया, है ना। अब केवल न्यू डैश वाली टर्म्स बची और थीटा वाली टर्म्स हमारे पास रह गई। तो हमने क्या करा, न्यू डैश वाली टर्म्स को एक तरफ लेके गए और रेस्ट ऑफ द टर्म दूसरी तरफ। टू कैंसिल आउट हो गया, एक एच से एच चला गया। तो फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर एट, जो है कॉम्पटन शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट होती है अधिकतर न्यूमेरिकल्स में, अधिकतर जगह पे हम पहले वाले फॉर्मूले को भी यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम कॉम्पटन शिफ्ट की जब बात करते हैं, हम बात करते हैं वेवलेंथ की। तो डेल्टा लैम्डा में यहाँ से मिल गया एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। इसका तो हमने अलग अलग कंडीशन डिस्कस करी थी कि पार्टिकल सीधा, जो फोटोन है वो सीधा निकल जाए, है ना। पहली कंडीशन ये थी। फिर ये था कि फोटोन हिट करें और वो 90 डिग्री पे मुड़ जाए, चला जाए ऊपर को। ठीक है, इस तरीके से इसने हिट करा इसे और 90 डिग्री पे चला गया ऊपर। और एक कंडीशन ये हो सकती है, थर्ड, जब इसने इसको हिट करा फोटोन को, इलेक्ट्रॉन को, और वापस आ गया अपने ही पाथ में। तो मैक्सिमम क्वांटम शिफ्ट हमें इस केस में मिलती है व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। और जब थीटा इक्वल्स टू 90 में हमें मिलती है 0.0243 लैम्डा सी। देखो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट याद रखना हमें फायदेमंद रहेगा, 0.0243 एंगस्ट्रॉम और 10⁻⁻10। इससे फायदा क्या है, जब भी
ये फॉर्मूला है हमारे पास, वन कॉस थीटा माइनस वन, या वन, जो वन माइनस कॉस थीटा वाला जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, यहाँ देखो, इस फॉर्मूले में एच अपॉन एम नॉट सी, न्यूमेरिकल होगा जब लॉन्ग आंसर में आता है, तो वैल्यूज रख के दिखाओगे एच की, एम नॉट की और सी की। लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि ये कैलकुलेट होके कितनी आनी है, 0.0243, और ये कितना बचा, वन माइनस कॉस थीटा। तो हमारा जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है बहुत ही आसान होता है। तो इस वैल्यू को याद रखना है, जीरो एच अपॉन एम नॉट सी, क्योंकि ये कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि पार्टिकल इसमें इलेक्ट्रॉन ही रहता है। हमने किसको हिट कराया था इसमें, इलेक्ट्रॉन को हिट कराया था, किससे, फोटोन से। तो हमेशा याद रखना कि एच अपॉन एम नॉट सी ही ये रहना है। सी पहले से ही कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, और हमने जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एम नॉट को भी हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.243 इंटू 10⁻10 आती है। तो डायरेक्ट इसमें रख के इस वैल्यू को हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके दिखाओगे, डायरेक्ट नहीं लिखोगे। ओके, अब इसके बाद आया था कि एंगल क्या होगा, भाई एंगल ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है ना, जो एंगल, जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन पे इसने से हिट करा, ये चला गया फाई एंगल पे, और कम एनर्जी का फोटोन चला गया तुम्हारा कितने एंगल पे, ये गया तुम्हारा थीटा एंगल पे। तो कभी कभी पूछ ले कि रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताओ, है ना। तो टेन फाई अभी हमने को करा था, साइन फाई इक्वल्स टू निकाला था। इक्वेशन नंबर टू थी एच न्यू साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर थ्री थी। और इक्वेशन नंबर थ्री से क्या आया था हमारे पास जो है, ठीक है, या इसमें हम डिवाइड करते हैं, एक्चुअली जो इक्वेशन थी वो एम वी साइन फाई, ये देखो इस तरीके से ना, अगर हम जाएं, ये थी एम वी सी साइन फाई इक्वल्स टू एच न्यू साइन थीटा, एच न्यू डैश साइन थीटा। और दूसरी इक्वेशन थी वो क्या थी, एम वी सी, ये था कॉस फाई, और ये वैल्यू कितनी थी, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा। अब जब इन्हें डिवाइड करेंगे तो एम बी सी कट हो गया, साइन फाई अपॉन कॉस फाई क्या बचा, टेन फाई। तो ये बचेगा एच न्यू डैश साइन थीटा इक्वल्स अपॉन एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस थीटा। तो काफ़ी आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, एच दोनों में से कैंसिल आउट हो गया। सी के टर्म्स में करेंगे तब सी के टर्म्स में लैम्डा साइन थीटा अपॉन लैम्डा डैश माइनस कॉस थीटा। यानी क्वेश्चन टी टू थ्री का यूज करा हमने टेन फाई निकालने के लिए। आसान है बच्चों। देखो होने का तो बहुत सारी चीज़ें और है इसमें, हम लोग और डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप में डेरिवेशन बहुत लेंदी होता है, तो इतना इससे नहीं कर रहे हैं हम आगे। तो हम उस फॉर्मूले को फिलहाल देख रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। इसके बाद जो फाइनल आया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन सिंस ई क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। अब देखो ये फोटोन आया, इसकी एनर्जी कितनी थी, एच न्यू, और ये एनर्जी इसने इसको भी दी कुछ, और खुद कुछ कम एनर्जी के साथ चला गया, ये थी एच न्यू डैश। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी बेटा, तो इसकी एनर्जी एच न्यू थी, इसने अपनी कुछ एनर्जी एच न्यू डैश दे दी, तो बची हुई एनर्जी किसे मिली होगी, इस इलेक्ट्रॉन को ही मिली होगी ना। आवाज आ रही मेरी। यस सर। यस तो वो सर। एनर्जी कितनी होगी, ई इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, स्टूडेंट। यही तो होगा ना। भाई इलेक्ट्रॉन अपनी टोटल एनर्जी सपोज 10 इसके पास जूल थी, है ना, इसने क्या करा है, 10 जूल एनर्जी में से 8 जूल तो इसने दे दी रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो फोटोन था इसके पास चले गई, ठीक। तो बची हुई कितनी रही, 2, और 2 किसको मिल गई, ये इलेक्ट्रॉन को मिल गई। इसका मतलब जो 8 यानी 10 - 8 इक्वल्स टू कितना हुआ, 2। तो इसका मतलब इट्स एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इक्वल्स टू ई, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। बस यही करा, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कर रहा। न्यू को सी अपॉन लैम्डा लिख दिया, तो एस सी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा डी। अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाओ कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बेसिक लॉजिक कॉन्सेप्ट पता है तो आराम से लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं
जो हमें जरूरत पड़ेगी, जिनके जब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक था। मैं तुम्हें पीडीएफ सेंड कर रहा था, पता नहीं वो हुई हो नहीं पाई थी, है ना। तो मैंने अभी कुछ देर पहले करी थी, तुम्हें आधे घंटे पहले। तो कॉम्पटन इफेक्ट को तुम लोग पढ़ लेना अच्छे से। और न्यूमेरिकल वाली पीडीएफ भी अभी मैं ऐसे सेंड करूंगा, पहले हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बेटे किसी का कोई क्वेश्चन है, ये बताओ मुझे। इसके बाद क्योंकि हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कल करेंगे। क्विज आई थी एक्सरे के लिए और विजिबल रेडिएशन के लिए क्वांटम शिफ्ट। यस अच्छा सर, वो हाँ वाली भैया, सब ये मैंने। क्वेश्चन भी तो आया था। कहाँ गया वो? नेक्स्ट हम करते हैं, ये आ गया भाई, ठीक है। ये तो हम भूल ही गए। अब देखो भाई, जो कॉम्पटन शिफ्ट थी वो कितनी आई थी? आई पड़ी थी ना हमने, कॉम्पटन शिफ्ट। क्योंकि एच हम अपॉन एम नॉट सी एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस cos थीटा। 1 वन माइनस कॉस माइनस कॉस थीटा, है ना। और मैक्सिमम चेंज मैंने कहा था कितना हो सकता है जब थीटा कितना हो, 180 डिग्री। 180। मैक्सिमम वैल्यू तो वही आई थी, और वो कितनी थी? 0.04652। यहाँ पर लिखी भी है ये वैल्यू। इतने एंगस्ट्रॉम की मैक्सिमम क्या हो सकती है तुम्हारी, ये शिफ्ट हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। कभी भी कॉम्पटन शिफ्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है बहुत छोटा है, तो हमें एक्सरेज यूज करनी पड़ती है, और कॉम्पटन शिफ्ट ये आती है। अभी कहता है कि विजिबल लाइट क्यों नहीं यूज करते हम? विजिबल लाइट भी तो ले सकते हैं। अब देखो भाई, चलो विजिबल लाइट लिया। अब पहले ये देखते हैं कि जो हमारी वेवलेंथ है एक्स रेज की, वो कितनी होती है। ठीक है, एक्स रेज की वेवलेंथ 0.1 से लेके 10 एंगस्ट्रॉम तक वेरी करती है। तो हम ओवरऑल एवरेज जो वेवलेंथ रहती है वो अराउंड 1 एंगस्ट्रॉम की होती है। किसकी? एक्स रेज की। अब 1 एंगस्ट्रॉम 0.5 कितना परसेंट है? व्हाट इज द परसेंट? 0.5 कितना परसेंट है 1 का? लगभग लगभग 5% के करीब है। यही तो है ना भाई। अगर ये पूछा जाए कि 0.5 मेरी फ्रेंच शिफ्ट है, क्योंकि इसको क्या बोला, 4652 को लिख दिया 0.05। अभी बोला है कि ये 1 का कितना परसेंट है, 1 एंगस्ट्रॉम का कितना परसेंट है? 0.05 एंगस्ट्रॉम। कितने परसेंट है बेटे? 5% 1 है। यस सर। मैं कैसे निकालता परसेंटेज? हमारी जो वैल्यू है ये अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। तो कितना आया? 0.05 इंटू 100, इट्स 5%। यानी जो कॉम्पटन शिफ्ट आती है वो कितने परसेंट होती है आपकी 1 एंगस्ट्रॉम या एक्सरेज की? 5% होती है भाई। क्या ये 5%? तो किसी वैल्यू का 5% जो ऑलरेडी कम है वो निकालना फिर भी आसान है, क्योंकि 5% हम देख सकते हैं, है ना। अब इसके बाद जब हम विजिबल लाइट की बात करते हैं, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो कितनी होती है? 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम। और जब एवरेज लेते हैं तो यहाँ पर एवरेज हमने ये मान लिया कि कितना है इसके बीच में, 5000 एंगस्ट्रॉम का एवरेज है। कोई बात नहीं, क्योंकि हमें ऑर्डर से मतलब है। अब 0.05, 5000 का कितना परसेंट होगा? 0.05 5000 का कितने परसेंट होगा? यही होगा ना, इंटू 100। कितना हो गया है? 9 जीरो चले गए। 0.001%। कितना हो गया? 0.001%। ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यू है भाई। समझ में आ रहा है? एक तरफ तो हम 5% को मेजर कर रहे हैं, दूसरी तरफ 0.005%, 001% को सॉल्व कर रहे हैं। तो कौन सा ज्यादा आसान है, 5% को देखना या 0.001% को देखना? 5%। 5%। 5%। ठीक है, जब 5%। हम वेव किसको लेते हैं, विजिबल लाइट को, तो जो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू है ये बहुत ही कम है भाई। कितना परसेंट है? 0.001% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो 0.001 बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है,
क्योंकि वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम अपने आप में छोटा और उससे भी 0.001% हम उसका कर रहे हैं। ठीक, रिस्पेक्टिव है एक्चुअल में। तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में 0.001% आ रहा है, यानी जो 0.05 के एंगस्ट्रॉम की शिफ्ट है वो लाइट के रिस्पेक्ट में अगर मैं लेता हूँ तो इट्स एक्स वेरी स्मॉल वैल्यू। लेकिन जब इसी शिफ्ट को मैं किसके रिस्पेक्ट में देखता हूँ, एक्स रेज के रिस्पेक्ट में, तो ये 5% आती है जो कि प्रैक्टिकली डिटेक्टेबल है। और अगर मैं इसको लूँ किसके रिस्पेक्ट में, लाइट के रिस्पेक्ट में, जो 5000 एंगस्ट्रॉम है वो प्रैक्टिकली डिटेक्टेबल नहीं होती, बहुत ही स्मॉल आ जाता है जो हमारा चेंज इन वेवलेंथ है। इसलिए जो आपकी कॉम्पटन शिफ्ट है वो किसके लिए ऑब्जर्व नहीं होती, विजिबल लाइट के लिए ऑब्जर्वेबल नहीं होती। तो किसके लिए ऑब्जर्वेबल होती है, फॉर एक्स रेज। आया समझ में? क्योंकि एक्स रेज की खुद की वेवलेंथ बहुत कम है, तो उसके रिस्पेक्ट में जब 1 एंगस्ट्रॉम उसकी खुद की वेवलेंथ है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो हम उसका 5% का चेंज देखना चाहते हैं, कंसीडर करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब मैं एक तरफ, अब मैं बात कर रहा हूँ 5000 एंगस्ट्रॉम, और दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ कि उसके रिस्पेक्ट में 0.001 को मैं क्या करूँ, डिटेक्ट करूँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू हो गई भाई। इसलिए विजिबल लाइट के लिए कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम। आ गया समझ में? कोई डाउट है तो मुझे बताओ। एनीवन? नो सर। चलो ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है तो अब इसका मतलब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। ये आता है 2 नंबर में आ जाता है, कई बार क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछा जाता है, वाई कॉम्पटन शिफ्ट इज नॉट ऑब्जर्वेबल फॉर विजिबल लाइट। तो हमें पता होना चाहिए क्यों विजिबल लाइट के लिए ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो अब हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखो यहाँ तक तो जो तुम्हारी यूनिट है ये कंप्लीट हो चुकी है भाई। ठीक है, इसमें हम सारा का सारा थियोरेटिकल पार्ट, दैट मीन्स डेरिवेटिव पार्ट हम लोग कर चुके हैं। डेरिवेशन थ्योरी जो भी इसमें थी, नॉर्मली तुमने देखा होगा कि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है इसमें। तो अब हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी सारे इस यूनिट से बनते हैं। तो अब न्यूमेरिकल पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के देखे थे, तो तुम लोग प्रैक्टिस करते रहोगे। कुछ लोग बुक्स लेके गए हैं कॉलेज से, तो जब बुक लेके जाओ तो एक चीज का ध्यान रखना, उनसे एस के श्रीवास्तव की जगह कौन सी बुक लोगे, एस के गुप्ता। ठीक है, कौन सी बुक लेनी है, एस के गुप्ता की बुक लेनी है बेटा। बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छी वैरायटी के न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें करना। एस के श्रीवास्तव अगर मिलती भी है तो तुम कहोगे कि मुझे, हमें कौन सी दे दो, एस के गुप्ता। इसको अवॉइड करना है इस बुक को, इसमें जो मैटर है, कंटेंट है, बहुत कम है। ठीक है, तो बुक का नाम लिख लो तुम लोग, एस के गुप्ता मिल जाए या एस एल गुप्ता मिल जाए, दोनों ही ठीक है। लेकिन श्रीवास्तव में बहुत कम है भाई मैटर। ठीक है, कंपैरेटिवली। तो अब हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो कॉपीज वगैरह सबके पास हो। ठीक, न्यूमेरिकल अब मैं ऑन कर रहा हूँ यहाँ से। हम देखो भाई, पहला न्यूमेरिकल, अभी हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। पहले हम जो हमें चीज़ें आती हैं उन न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, ये न्यूमेरिकल डिस्प्ले हो रहा है सभी को? हाँ बच्चों, यस सर। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है ये, a particle is moving in one dimensional potential box of width 25 angstrom. Calculate the probability of finding particle within an interval of 5 angstrom at the center of box when it is in state of least energy. क्या क्वेश्चन इसमें हम कर सकते हैं भाई, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ये चीज देखो कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, कौन सा इसमें फॉर्मूला लग सकता है, क्या हमें इसमें करना है। हाँ बच्चों, क्या करोगे इसमें, कोई दिमाग लगाओ। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है?
क्वेश्चन का टॉपिक तो बता सकते हो ना? पार्टिकल इन वन पार्टिकल इन पार्टिकल इन 1D। वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक हो गया? ठीक। चलो ये भी थोड़ा आगे के लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा पीछे चलते हैं एक बार, है ना? दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्कस के बात करेंगे। ये भी नहीं। इस वाले क्वेश्चन को करो पहले, ठीक है? उसके बाद हम उन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वन डायमेंशन in an infinitely high potential box of 1 angstrom। क्या चीज कह रहा है इसमें, ये बताओ पहले। हमें क्या करना है? वन डायमेंशनल बॉक्स की बातें कर रहा है। इन एन इनफाइनाइटली हाई पोटेंशियल बॉक्स ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। क्या क्या गिवन है मैं बताओ। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये बता दो मुझे, चलो। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml²। हाँ, इक्वल्स टू क्या था, हमने पढ़ा था ना अभी? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ma², यही पढ़ा था ना हमने? ने क्या बोला था? आइगन वैल्यूज बोला था। और ये कहाँ से लाए थे हम? पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स से। हमने ये भी देखा था कि एनर्जी लेवल हमने किया था, डिस्कस किया, इक्वली स्पेस्ड नहीं होते। अब कर रहा है फाइंड द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वन डायमेंशन इन एन इनफाइनाइटली हाई पोटेंशियल बॉक्स ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है ना? इलेक्ट्रॉन। और वन डायमेंशनल बॉक्स में ये अपना जा रहा है, तो एनर्जी क्या रहा है? अब देखो, आपका सबसे पहले बात करते हैं, एच कांस्टेंट है। दूसरा एम हमें पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करी इसने। अब बात आई ए की। क्या हमें ए गिवन है? क्या ए हमें गिवन है? बिल्कुल ए हमें गिवन है भाई। कैसे गिवन है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये ए वही तो थी विड्थ ऑफ किसकी? बॉक्स की। यही तो करते थे, इस तरीके से बॉक्स बनाया था हमने। एक्स इक्वल्स टू 0 से लेके ए तक का बॉक्स लिया था, और ये डिस्टेंस हमने ली थी स्मॉल ए। ठीक है। तो ये यानी ए क्या है? विड्थ ऑफ बॉक्स। और एन क्या होगा भाई? जब भी हमें एन नहीं गिवन है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, एन को कितना लेते हैं हम? 1। एन की वैल्यू कितनी लेते हैं? 1। तो बस हो गया हमारा काम यहाँ से। अब तुम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे भाई? अब तुम्हें केवल और केवल क्या करना है? न्यूमेरिकल वैल्यूज रखनी है। एन को 1 रखो, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एम हमें पता है कितना होता है एम इलेक्ट्रॉन के लिए, 9.1 × 10⁻31 kg। और ए हमें दे दिया एंगस्ट्रॉम में, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फटाफट से ई की वैल्यू मुझे बता दो क्या आ रही है। चलो भाई इसे सॉल्व करो सभी लोग, इस न्यूमेरिकल को। ई की वैल्यू फिर मुझे बताओ क्या आ रही है। हाँ बेटे। कर रहे हो इसको? कर रहे हो सॉल्व? यस सर। हाँ करो बेटे करो, फिर मुझे बताओ, ठीक है? सर 0.638। 0.638 नहीं, ये तो नहीं आ रहा। सर 0.0638 0.091। into 10⁻⁻17। यस सर, यही आ रहा मेरा भी। पॉइंट 6038 into 10⁻⁻17। 6038। हाँ 6038 आएगा। 6038 इंटू 10⁻⁻17। Yes, sir. -17. -17। Ju -17। yes sir, in joules.
एक मिनट रुको, ये तुम कह रहे हो कि 60 0.60 सर 0.6 0.6 0.08 into 10 to the power minus 17 17 जूल। ये चीज हो गई। तो यहाँ से क्या आया तुम्हारा 6.08 इंटू 10 पावर माइनस, सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। 6.08 इंटू 10 पावर माइनस 19 18 जूल के करीब ही आ गया है ना। ये किस में आया? जूल में आया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो इसे। 37.73 37.73 73 यस सर। ठीक हो गया। तो ये कितना है? 37.737। 737 अच्छा 737, ये किस में आया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये हमारी क्या थी? n इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग। अगर ये बोलता था n इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग निकालो, तो भी हम इस प्रॉब्लम को कर सकते थे। ठीक है, चलो अब हम जाते हैं। आ गया भाई सभी लोग का? यस यस सर। सर यस यस सर सर। अब पूछो तो सही में, और कौन कौन है इधर? उभार सिंगल आ गया बेटे तेरा? हाँ उभार, आया आंसर? ये तो गायब है, इसकी तो आवाज ही नहीं आ रही। उज्जवल, यस सर हो गया। ठीक है बेटा। और कौन है इसमें? सागर सिंह, यस सर हो गया था, सबसे पहले मैंने लिखा था। गुड। चलो भाई, अब इसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। जब भी पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की बात आए और पार्टिकल दे दे इलेक्ट्रॉन, तो ये मत सोचना कि भैया इसने मुझे मास नहीं दिया। अगर प्रोटॉन कहते तब भी तुम्हें ध्यान रखना है कि मास पार्टिकल के कहते ही ये मास तुम्हारा डिफाइन हो गया है ना। और या तो ये इलेक्ट्रॉन ही देगा या प्रोटॉन ही देगा, वैसे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ही आता है। तो उसके बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दे इस फॉर्मूले में एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8mn², तो दो ही वेरिएबल रह जाते हैं हमारे पास। और अगर ये भी ना बताए कि कौन से लेवल का निकालना है, फिर हम n इक्वस टू 1 की बात करते हैं, जैसे इसने यहाँ पर था। अगर कहता फर्स्ट टू स्टेट, तब हम n इक्वस टू 1 और n इक्वस टू 2 के लिए वर्क करते हैं। तो n भी इसमें क्या हो गया? 1। तो एक ही वेरिएबल बचा a, ठीक है, a²। तो a की वैल्यू हमें गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम। तो कैलकुलेशन लेकिन ज़्यादा रहता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई। ये इसी तरीके से इसने करा n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन और 37.69 दिखा रहा है। ठीक है, तुम लोग 37.73 कह रहे हो, तो पॉइंट में कुछ कितने पॉइंट्स लिए उस पर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। 37.69 के आसपास आ रहा है तो सही आ गया, ये नहीं कि 38 आ जाए या किसी का 39 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 37 पॉइंट समथिंग आसपास रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स विच हैज अ विड्थ ऑफ 2.5 एंगस्ट्रॉम। Assuming the height of box is infinite, calculate the lowest two permitted energy values of electron. क्या मीनिंग है इसका? मतलब अब हमें n इक्वल्स टू 1। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। अब ठीक है, यस अब सर। सही आई। तो यहाँ पर इसका मतलब हमने किसके लिए n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2 के लिए कैलकुलेशन करना है बेटा। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2 के लिए कैलकुलेट करना है। तो फटाफट से इसको एक बार कैलकुलेट करो और सब लोग मुझे बताओ क्या कह रहा है। n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या करो? कैलकुलेशन करो। फटाफट से करो और मुझे आंसर बताओ, क्या आंसर तुम लोग के आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे आंसर बताना फटाफट से, कितना आंसर इसका आ रहा है। सर n इक्वल टू 1 में 9.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
कितना n इक्वल्स टू 1 में 9.4 9.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो बाकी का भी देखते हैं। n इक्वल्स टू 1 में 9.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n1 हो गया, ठीक। n2 की वैल्यू n2 के रिस्पेक्ट में बताना भाई। ये तो E1 आ गया n1 के रिस्पेक्ट में, और ये E2। बाकी का भी क्या यही वैल्यूज आ रही हैं। मम्मी बाकी का भी इतना ही आया बेटे। सर 6 पॉइंट आ रही है, 6.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6.03 03। और कुछ का आ रहा है 6.03। 03 आगे क्या है ये? सर इलेक्ट्रो वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बताओ भाई, किसी का आंसर E1 से इससे कोई डिफरेंट आ रहा हो। एक आ रहा है 6.03, एक आ रहा है 9.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर N2 के लिए 37.72 37.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। और कोई? वैसे बेटा आंसर ये वाला ज़्यादा ये सही है। सर 24.03। 24.03। कैलकुलेशन अपने चेक करना बेटा। ये दूसरा E2 की वैल्यू सर आएगी। 24.12। 24.12। ठीक है, जो बुक इसमें आंसर अभी हम देखते हैं। तो 9.4 अगर आ रहा है तो इसे रीचेक करना कैलकुलेशन को, है ना। ये जो आंसर है देखो इधर, देखो इधर क्या यही फार्मूला हमने यूज करा है। तो 6.04 आ रहा है, ठीक है। एन स्क्वायर हमने साथ में रख दिया तो बहुत आसान हो गया। अगर 1 है n इक्वल्स टू 1, क्योंकि मैंने ये बताया था तुम्हें, जब ये फार्मूला हम लिख रहे हैं n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma², तो हमेशा इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो पहले, है ना। अगर कहीं 3 स्टेट हैं, एक है तो n की जगह 1 रख के मल्टीप्लाई कर दो, 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 है तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें फटाफट से आंसर मिल जाएगा। बार बार इतनी वैल्यूज रखने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो 6.04 या 03 जिनके आंसर हैं वो सही हैं। बाकी लोग कैलकुलेशन देखो, कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन हो रही होगी तभी आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये दो आंसर्स हैं, 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा 24.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों। यस सर। आ गया सभी का? चैट बॉक्स में डाल दो आंसर अपने सभी लोग, ये जिसका हो चुका है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गलत आ रहा है सही आ रहा है। वैसे अधिकतर के क्वेश्चन आंसर 0.604 आ रहे हैं, ठीक है, या 6.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों ही। सर ये 2.5 का स्क्वायर क्यों है? 2.5 स्क्वायर है ना क्वेश्चन में। कहाँ पर है 2.5 स्क्वायर? सॉरी सर, वो मैंने 2 ले लिया था। अच्छा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। लोएस्ट टू परमिटेड स्टेट बोल रहा है, तो पहली n इक्वल्स टू 1 आएगी, दूसरी n इक्वल्स टू 2 आएगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक, अभी इसमें कुछ और क्वेश्चंस रहते हैं, तो अभी इसमें क्वेश्चन देखते हैं कितने हैं। अभी इसमें कितने क्वेश्चन हमारे पास बन रहे हैं। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन आया था 2 परमिटेड स्टेट, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है, इसको नहीं है फिलहाल, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन को लिखो, फिर मुझे इसका आंसर बताना तुम लोग, ठीक है।
सभी लोग कॉपी में लिखो अपने। आ रही है मेरी आवाज? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो बेटे सभी लोग। कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस, calculate the energy difference between ground state, calculate the energy difference between ground state and the first excited state. सर एक बार और रिपीट। Calculate the energy difference between ground state and the first excited state for an electron. Calculate the energy difference between ground state and first excited state for an electron in one-dimensional rigid box, in one-dimensional rigid box of the length, one-dimensional rigid box of the length A equals to 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है? डिफरेंस निकालना है ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट थी और ये फर्स्ट स्टेट, इनके बीच में कह रहा है ये क्या निकालो? एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालोगे, जबकि जो पार्टिकल है वो कौन से किस में ट्रैप है आपका? ऐसे बॉक्स में जिसकी कितनी है एनर्जी, जिसकी विड्थ है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। पार्टिकल कौन सा है बेटे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब बहुत आसान हो गया, n²h² m²। इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता लग गया, ए की वैल्यू हमें गिवन हो गई, ए की वैल्यू भी गिवन है, तो मुझे निकालना है इन दो एनर्जी स्टेट्स के बीच का डिफरेंस। तो करो और मुझे आंसर बताओ क्या इसका आ रहा है। किसी का आंसर आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? और इधर भी चैट बॉक्स में लिख लो। सर 113.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। 113 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, और किसी का आया? जो डेल्टा ई है, E2 - E1, किसने बताया बेटे, क्या नाम है? सर परीशी। हाँ, परीक्षी ने बताया कि आ रहा 113.2 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और किसी का आया इतना आंसर? सर 112.92 112.92। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काउंट ऑफ ही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और किसी का? इसका मतलब दोनों के आंसर बहुत क्लोज हैं, तो सही आंसर ये हो सकता है। और किसी का कोई आंसर?
मेरी स्क्रीन शो हो रही है, चले गई? शो हो रही है सर। सर हो रही है। हो रही है ना, ठीक। और किसी का कुछ आंसर? आया बच्चों? चलो भाई, इसका जो सही आंसर है वो तो मैं बता रहा हूँ। ये ठीक आया 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इसने बुक में आंसर दिया हुआ है वो कितना डेल्टा ई, इट्स 114 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। तो इसका तो 113 भी आपका एक्सेप्टेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कि डेसिमल में कुछ पॉइंट्स तुम लोगों ने ज़्यादा लिए हो या इसने कम लिए हो, ऐसा हो सकता है, तो उससे थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। सो द राइट आंसर इज 1.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 114 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका भी आया क्लोज वैल्यूज, है ना। तो ये आंसर्स हैं, ठीक। तो ये बस डिफरेंस इस वजह से होता है क्योंकि वैल्यूज बहुत लार्ज हैं। जो पॉइंट्स के जितने ज़्यादा प्लेस तक वैल्यू लेगा उतना ही आंसर आएगा। जैसे इसने यहाँ पर h की वैल्यू कितनी ले ली, 6.626, है ना। ये कर दिया तो इसने 3 प्लेस तक ले लिया, इसलिए थोड़ा चेंज आ गया। इसी तरीके से तो ये था हमारा न्यूमेरिकल बेस थे किस पे, आपका वन डायमेंशनल बॉक्स पे। इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस हैं, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस वो थे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं कराए। तो अब हम उनकी तरफ जा रहा है न्यूमेरिकल। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान देना भाई, कुछ बच्चों ने ये भी करा होगा, ग्राउंड स्टेट लिखा तो उन्होंने लिख दिया n इक्वल्स टू 0 ग्राउंड स्टेट को, और n इक्वल्स टू 1 लिख दिया फर्स्ट स्टेट को। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल्स टू 1, ठीक है, और फर्स्ट स्टेट का मतलब है n इक्वल्स टू 2। ये जब ड्रॉ करोगे हम हमेशा बनाते हैं, इस स्टेट को कभी हमने 0 नहीं लिखा, को 1 नहीं लिखा, हमेशा क्या लिखा हमने इसे लिखा E1 और इसे क्या लिखा E2। कुछ ना कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जरूर होगी उसकी ग्राउंड स्टेट पे भी। तो इसका मतलब कुछ ये करके आता है और क्वेश्चन हो जाता है गलत। n इक्वल्स टू 0 करते हैं तो इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, और n इक्वल्स टू 1 वो दूसरी स्टेट को बता के E1 निकाल देते हैं, और इन दोनों का गैप निकाल देते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 1 और दूसरा हमारा होगा n इक्वल्स टू 2। अब देखो, इससे स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो कैलकुलेशन उनमें नहीं है, वो डेरिवेटिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस हमने सॉल्व करनी है। कुछ नई टर्म यहाँ पर आने वाली है। देखो, इसमें जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये देखो, इसमें ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके जो नोटेशन है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू वाला ब्रैकेट, ऑफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल। एवरेज वैल्यू मतलब जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में एवरेज वैल्यू होती है उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहता है भाई, ठीक है। तो कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताओ, कोई पार्टिकल अगर किसी इस ट्रैप्ड है बॉक्स में x इक्वल्स टू 0 से लेके l के बीच में, यानी इसकी विड्थ कितनी है l। तो कह रहा है कि एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताओ कि ये पार्टिकल की पोजीशन कहाँ होगी आपका इन द बॉक्स। ठीक, तो अब ये किस तरीके से करेंगे भाई, तो इसका स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखोगे तुम लोग। सबसे पहले मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला है भाई एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, याद आया कुछ? नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन याद आई क्या थी? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंफिनिटी। साई एन स्क्वायर इंटू डी एक्स, याद आया कुछ? यस सर। और अगर इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना इधर हम, फिर इंटीग्रल लेते हैं इसका, तो इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्योंकि x हमें क्या बताता है, रेंज कहाँ से कहाँ हो सकती है।
और साई क्या बताता हमें, इसकी प्रोबेबिलिटी। ये तो इतना तो क्या था, प्रोबेबिलिटी फंक्शन था, और इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को उस डायमेंशन से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, जिसमें मूव कर रहा है, यानी इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है। अब इसके बाद हम लिमिट लगाते हैं, जो ये वैल्यू आती है इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो फार्मूला में याद रखना है इस पर, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फार्मूला इस तरीके से है। इस तरह क्वेश्चन बहुत मतलब कम आते हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये है कि अगर ये आ गए तो फिर ये एक बड़ा नंबर के क्वेश्चंस में ये पहुंचता है। तो इसलिए हमें इनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है कि अगर हमें अच्छे नंबर लेकर आना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़ा पेपर पैटर्न टिपिकल सेट करते हैं टीचर्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने पेपर में। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी हमें ध्यान देना है। तो देखो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का हमारा फॉर्मूला है, ये याद रखना किस तरीके का है। हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एक्स वेरिएबल से, और इंटीग्रेशन का साइन इसी तरीके से हमारे पास रहा। अब किस में ट्रैप्ड है पार्टिकल, वन इन अ बॉक्स ऑफ लेंथ है, यानी वन डायमेंशनल बॉक्स है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालना है तो वन डायमेंशनल बॉक्स की हम बात करने वाले हैं इस तरीके से। तो इसमें साई की वैल्यू क्या थी बेटे, याद है कुछ, साई एन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/L निकाला था ना हमने, ए की वैल्यू 2/L इंटू कितना यस था, सर, यस सर, साइन स्क्वायर एन एन पाई एक्स आई एक्स अपॉन ए। अपॉन अपॉन ए, यही तो था। यहाँ पर ए है, ये मैं एल लिख रहा हूँ, हम लोग कई बुक्स में एल यूज करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/A साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। अब साइन एन की वैल्यू इसमें रख देंगे, फिर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, एक टिपिकल सा इंटीग्रेशन हमारा बनने वाला है, यानी एक तरीके से प्योर मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन ये हमारे पास हो रहा है। तो देखो अब क्या करते हैं भाई, देखो यही चीज़ इसने करी, साइन एन की वैल्यू कितनी है, √2/L साइन एन पाई एक्स ओवर एल। तो 2/L, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू हमें एल गिवन है, अभी अब ए नहीं है, तो ए की जगह क्या आ गया, एल। तो √2/A की जगह √2/L साइन एन पाई एक्स ओवर एल। और लिमिट हमने कहाँ से ली भाई, अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तो नहीं है, बॉक्स कितना है, 0 से लेके एल में, तो लिमिट क्या आई, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या आई। ये क्वेश्चन पहले भी हमने जब साई की वैल्यू निकाली थी तब भी हमने इस तरह का इंटीग्रेशन करा था। अब इंटीग्रेशन कैसा है, ये बाई पार्ट है, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और दूसरा वेरिएबल है साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर एल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं बच्चों, एक और चीज ध्यान दें। इंटीग्रेटेड बाय पार्ट। हाँ, लेकिन ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम किस में चेंज करते हैं, 1 माइनस माइनस कॉस टू एक्स, ये तो करते थे ना, कॉस टू एन पाई एक्स ओवर क्या हो जाएगा ये, बाई 2, है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज करते हैं, यहाँ पर एल भी था इसके साथ, तो हमने यही चीज करी इधर, हमने क्या करा, इसे ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया, 1 माइनस कॉस 2x के फॉर्म में, इधर हमने लिखा हुआ है फॉर्मूला। अब इसके बाद x को दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब देखो ये दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, एक x इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा, है ना, dx, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2n पाई x ओवर l। x dx को तो सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक हो गया, लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा इसका बाई पार्ट वाला जो फॉर्मूला है ये हमें याद होना चाहिए। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या इसने दिया हुआ है, ये देखो इसने अंदर मल्टीप्लाई करके से अलग अलग बाई पार्ट में कर दिया। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, ये देखो, ये फॉर्मूला याद है तुम लोग को भाई, यस सर। यस सर, यस सर, फॉर्मूला लगेगा कौन सी, दूसरी टर्म में, जब हम दो इंटीग्रल्स क्या हो, दो फंक्शन वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शन से हम कहें कि वो मल्टीप्लाई में होता है, तो इस तरीके से उनका डिफरेंशियल है, दैट इज फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो ये सबको याद होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, नहीं है तो फिर से रिवाइज हो जाएगा उनका, क्योंकि इसमें ये गिवन है। इसके बाद देखो क्या करा इसने, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, फिर वही बात, एक्स का क्या हुआ था, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका जब हमने बाई पार्ट करा, जो भी ये फार्मूला था
उससे हमें इस तरीके का एक इंटीग्रल टर्म हमें मिल गई। और हमने लिमिट कहाँ से लगाई, 0 से लेके एल तक की लिमिट हमने इसमें लगा दी। और क्योंकि ये देख बहुत बड़ा सा रहा है क्वेश्चन, लेकिन जब इंटीग्रेशन में एल, क्योंकि देखो यहाँ पर फैक्टर 2 पाई का आ रहा है, तो जब भी 2 पाई का फैक्टर आता है तो बड़ा आसान हो जाती है वैल्यू निकालना, क्योंकि एल या तो 0 रखेंगे या एल रखेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 होगी, एल हमेशा 2n पाई के ही मल्टीपल में ये वैल्यूज हमारी आने वाली है। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये वैल्यूज हमारी बन गई इस तरीके से। पहले अपर लिमिट लगाई, अपर लिमिट में एल रखा सब में, देखो एल से रिप्लेस हो गए ना, इधर है ना, ये देखो कि एक्स को क्या लिख दिया एल, फिर नीचे बाकी में कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस इधर भी ये क्या हो गया एल, माइनस एक्स 0 तो 0, इसमें भी एक्स है तो ये टर्म भी 0, प्लस माइनस ये कॉस, यहाँ वैल्यूज हमने रखी, इसमें कुछ वैल्यूज आई, ये भी देखेंगे लास्ट में क्या वैल्यूज इनकी ये बनेगी, इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। तो इधर जब हम करते हैं तो साइन वाली टर्म्स तो 2n पाई में 0 हो जानी है, इस तरह का एक कुछ टर्म बना हमारे पास इधर एल साइन n पाई एल। और सॉल्व हम कर रहे हैं, अभी फिलहाल सॉल्यूशन चल रहा है पूरा का पूरा। देखो इधर साइन 2 पाई n 0 होता है, कॉस 2 पाई n 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है। तो देखो कॉस 2 पाई n की वैल्यू कितनी रख दी होगी हमने 1, कॉस 0 की वैल्यू भी कितनी रख दी होगी 1। तो क्या बना इसके बाद ये क्वेश्चन, ये देखो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे कुछ टर्म दोबारा से रीअरेंज होंगी, तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है 1/L जो बाहर था और अंदर L² by 2 हो गया इधर, तो इसका मतलब अंदर की ये बाकी टर्म्स 0 हो जाने वाली हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज इस तरीके से आएंगी कि ये बाकी टर्म्स एक दूसरे को क्या कर देंगे 0। तो फाइनली जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई वो कितनी आई L/2। और हमने देखा भी था जब हम पार्टिकल यूनिवर्सल बॉक्स की बात कर रहे थे, जब फर्स्ट स्टेट की बात करते थे, तो आपका यहाँ पर क्योंकि स्टेट हम क्या लेके चले हैं, इसमें इसने 1 ली हुई है। ठीक है, तो 1 के लिए क्या होगा इन दिस केस, ये मिड में L/2 में होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मैंने बताया था ना इसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन जब था, यस जब दूसरा था इस तरीके का था, तो उसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन किस तरह का आता था, इस तरीके से 2 पीक आती थी, यानी कुछ टू में 2 पोजीशन आती थी। तो सिंपलेस्ट वन है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आई तुम्हारी L/2, यानी जो L/2 में होने की पार्टिकल की पोजीशन की ही प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है इन गिवन कंडीशन। तो एक बार तुम लोग जाओगे, मैं PDF तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल तुमने करना है। न्यूमेरिकल क्या है, एक तरीके से ये पूरा का पूरा एक इक्वेशन फॉर्म का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। ये कुछ टिपिकल इंटीग्रेशन जैसे तुम करके आए हो अपने 10+2 में, उसी तरीके का इंटीग्रेशन हमने यहाँ सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ इसी तरह की कंडीशन आने वाली, सेम इसी तरह का इंटीग्रेशन हम आप उसमें भी हम लोग ये चीज़ें करेंगे। तो बाकी जो 2 और 3 क्वेश्चन है वो कल हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग इन क्वेश्चंस को करोगे, मैं अभी तुम्हें तुरंत PDF भेज रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी क्लास हम कल 9:30 से करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को देखोगे भाई, जिनके पास बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो लोग अपने बुक में जाके पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स और कॉम्पटन इफेक्ट के भी मैं न्यूमेरिकल तुम्हें अभी सेंड कर दे रहा हूँ, तो इन्हें पढ़ोगे। चलो कॉम्पटन इफेक्ट के कल करूँगा, क्योंकि फिर होता क्या, कई तो ईमानदारी से काम करते हैं, कुछ वहाँ से सीधे आंसर बता देंगे। तो इसलिए मैं तुम्हें याले जो हैं लेक्चर 8 ये तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ो, इनकी प्रैक्टिस करो और बुक में देखो कि इससे और क्या वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है, तो तुम्हें, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे जरूर बनता है भाई। ठीक है, क्योंकि आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है मैंने बोला कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, मतलब कल करेंगे इसका एक ही क्लास हम लोग। कल हम कॉम्पटन इफेक्ट के भी न्यूमेरिकल्स पूरे करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी जो बचे हुए हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है वो न्यूमेरिकल भी मैं तुम्हें कराऊंगा। ठीक है, जो भले PPT में ना हो तो हम देख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, चलो अब टाइम हो चुका है, तुम लोग जा सकते हो, बाकी हम आगे क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। Thank you, sir. ओके बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।